जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ओशनोग्राफी। इसके पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है और जियोमॉर्फोलॉजी के तत्पश्चात हम लोगों ने जियोग्राफिकल थॉट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओशनोग्राफी में, और ओशनोग्राफी में पढ़ने वाले हैं ओशन रिलीफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओशन रिलीफ के अंतर्गत कौन कौन से फीचर्स आते हैं, और उसके आगे हम एक एक करके सभी ओशन के रिलीफ को पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, ओशन मार्फोलॉजी एंड ओशन बेसिन। आज हम लोग समझेंगे कि ओशन मार्फोलॉजी क्या होता है और ओशन बेसिन क्या होता है। ठीक है, तो जो ये ओशन मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो है मार्फ प्लस लॉजी। ठीक है, मार्फ का मतलब होता है रूप और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अर्थात हम लोग देखेंगे कि ओशन का रूप कैसे है, यानी उसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। यानी जो ओशन होता है, तो ओशन का जो कन्फिगरेशन होता है, तो उसी कन्फिगरेशन को क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के बाद अटलांटिक ओशन, अटलांटिक के बाद हिंद ओशन, या इसको हम इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे छोटा ओशन कौन सा है आपका? आर्कटिक ओशन है। यानी चार ओशन में से जो सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है आपका? प्रशांत महासागर, प्रशांत के पश्चात अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के बाद हिंद, और हिंद के बाद आर्कटिक ओशन। ये एरिया के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमारे ओशेनिक बॉटम रिलीफ में किस किस फीचर को शामिल करते हैं। यानी आपका जो नितल उच्चावच है, नितल का मतलब हुआ नीतल। ठीक है, जो तल में उच्चावच पाया जाता है, कहीं पर ऊंचा स्थान है और कहीं पर नीचा स्थान है, उसी को बोलते हैं रिलीफ या उच्चावच। तो आइए देखते हैं कि किसी भी ओशन की मार्फोलॉजी में या बॉटम रिलीफ के अंतर्गत किस किस फीचर का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट के बाद हम देखते हैं दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तीसरा क्या है? कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। चौथा क्या है? डीप सी प्लेन। ठीक है, यानी गहरे सागरीय मैदान। और पांचवा जो सबसे गहरा भाग होता है ओशन का, वो होता है ट्रेंच, या इसको बोलते हैं गर्त। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये अगर आप महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप से अगर आप ओशन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आपका क्या पड़ेगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज के बाद डीप सी प्लेन, और सबसे जो गहरा भाग होता है वो आपका क्या होता है? ट्रेंच होता है। इसको आपको याद रखना है। ये यूजीसी के एग्जाम में कई बार इसके ऑर्डर को क्या कर लिया गया है? पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको जानना जरूरी है कि इसका ऑर्डर, आप अगर कॉन्टिनेंट से चलते हैं किसके साइड में? ओशन के साइड में, तो किस क्रम में कौन सा फीचर्स आपका आएगा, ये आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, और एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। क्योंकि यूजीसी जैसे एग्जाम में यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। बस आपको क्या करना है, जो भी बताया जा रहा है उसको एक के बाद एक क्या करना है, आपको अपने माइंड में सेट करना है। तो चलिए देखते हैं और कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, तो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? बेसिकली ये महाद्वीपों का क्या होता है? महाद्वीपीय जो मग्न तट होता है, ठीक है, महाद्वीपों का किनारे वाला भाग होता है, जो सबसे मार्जिन वाला भाग होता है, जो सागरीय जल में क्या होता है? डूबा हुआ होता है। क्या होता है? डूबा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? कॉन्टिनेंट है, तो जो ये कॉन्टिनेंट का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? जल से डूबा हुआ है। ठीक है,
तो महाद्वीपों के किनारे वाला भाग जो सागरीय जल में डूबा हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट यानी कुछ कंडीशन होती हैं। अगर कोई भी तट अगर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा तभी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। जैसे जो इसका स्लोप होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो कितना होता है, वो होता है लगभग 1 से 3 डिग्री, ठीक है। यानी स्लोप होगा वो कितना होना चाहिए, 1 से 3 डिग्री होना चाहिए। और जो इसकी गहराई होती है अधिकतम वो कितनी होती है, वो होती है औसत गहराई 200 मीटर। कितनी होती है, 200 मीटर। यानी ये दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होने चाहिए। जहां पर भी महाद्वीपों के किनारे का ढाल 1 से 3 डिग्री होगा, साथ ही साथ उसकी गहराई कितनी होगी, लगभग 200 मीटर, उसे क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया, अगर ओशन के टोटल सरफेस एरिया को 100 मान लिया जाए, ठीक है, तो उस 100 में से जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं वो कितने परसेंट पे पाए जाते हैं, 8.6% एरिया पे पाए जाते हैं। यानी ओशन की जो आप ये पढ़ रहे हैं बॉटम रिलीफ, उसको 100 मान लिया जाए, ठीक है, जिसमें जितने भी आपको डायमेंशन बताए गए हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ट्रेंच, ठीक है, ये तो उसको 100 मान लिया जाए तो उस 100 में ये जो 8.6% है उस पर किसका विस्तार है, 8.6% पे विस्तार है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो फॉर्मेशन होता है उसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग थॉट बताते हैं, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, ठीक है। उसी में से कुछ विद्वानों के क्या है कि जो थॉट सिमिलर थे उसको क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया और उसी के आधार पे बताया गया कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसमें पहले जो बात बताई गई कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन होता है सबमर्जेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। यानी कोई कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट क्या कर गया, सबमर्ज कर गया और जल में क्या हुआ, उसके किनारे वाला भाग डूब गया, तो उससे भी क्या बन जाता है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हो जाता है। या दूसरी थियरी है उसमें बताया गया है कि रिलेटिव राइज इन सी लेवल, ठीक है। दूसरी थियरी ये बता रही है कि मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल का भाग है, कॉन्टिनेंट है, और क्या हुआ, जो ओशन है उसका क्या हो गया, वो राइज हो गया, ठीक है, उसका जलस्तर बढ़ गया और ये जो कॉन्टिनेंट है क्या हो गया, उसके किनारे वाला भाग डूब गया। क्या हो गया, डूब गया। तो इससे भी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा जो थियरी है उसमें ये बताया गया सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। यानी जहां पर रिवर क्या करती हैं, सेडिमेंट की डिपोजिशन करती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कॉन्टिनेंट का किनारा है, ठीक है, क्या है, ये किनारा है और ये समुद्र है, तो जो भी नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, सेडिमेंट लाती हैं, वो लगातार यहाँ क्या करती रहती हैं, डिपॉजिट करती रहती हैं और यहाँ एक ढालनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। इसे भी यानी रिवर के डिपोजिशन से भी क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है। ये तीनों बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका काफी क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यानी इसका क्या है, आर्थिक महत्व है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आर्थिक महत्व कैसे है और क्या है, ठीक है। तो पहली बात ये जानिए कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उसका ढाल कितना बताया गया है, 1 से 3 डिग्री, यानी इसका ढाल बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही माइल्ड स्लोप का होता है। तो जो रिवर अपना डिपोजिशन करती हैं, ठीक है, तो रिवर के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे अवसाद होते हैं, जीव जंतुओं के अवसाद होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के अवसाद होते हैं। तो यही कालांतर में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट इनका कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इनका गैस, नेचुरल गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इनका पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हम लोग देखते हैं कि महासागरीय भागों से कोयला निकाला जाता है या जो पेट्रोल निकाला जाता है या कोई भी जो है ऐसे जीवाश्म ईंधन निकाले जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। कहाँ पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाए जाते हैं। तो एक इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी ये हो गई, ठीक है। दूसरी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी क्या है, दूसरी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी ये है कि ये इकोलॉजी की दृष्टि से काफी क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके हैबिटेट पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, जिनके निवास पाए जाते हैं।
क्योंकि यहाँ का जो जल होता है काफी गहरा नहीं होता है, कितना होता है, लगभग 200 मीटर तक होता है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने कितने मीटर की गहराई तक धरा सॉरी इसमें ओशन में जा पाता है, 200 मीटर तक जा पाता है। इसलिए जीव जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में क्या यहाँ मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बहुत सारे जीवों के क्या होते हैं, हैबिटेट पाए जाते हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी यहाँ की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये मत्स्य के क्षेत्र के लिए यानी जो फिशिंग होता है यहाँ पर फिश बहुत पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि गहराई बहुत कम होती है, और जो नदियां होती है, नदियों से बहुत सारा क्या आता है, न्यूट्रिएंट आता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, बहुत सारी फिशेज भी पाई जाती हैं। यानी फिश के मामले में ये काफी क्या होते हैं, रिच होते हैं। फिश रिसोर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी क्या होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, और एक इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उन एरिया में, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट केवल ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो ऐसे एरियाज जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं वहां के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मैंग्रोव बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव क्या करते हैं, मैंग्रोव के कारण जो सुनामी आती है, ठीक है, तो सुनामी की जो लहरें होती हैं उनका वेग काफी कम हो जाता है, और जो आसपास के लोग होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। दिसंबर 2004 में जब जो इंडियन ओशन में सुनामी आया था, जो कि अब तक की सबसे बड़ी सुनामी मानी जाती है, तो उससे क्या हुआ था कि जो आपका इंडिया का साउथ कोस्ट था वो काफी कम प्रभावित हुआ था। केवल उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वहां के जो महाद्वीपीय मग्न तट थे वहां पर भारी मात्रा में क्या पाए जाते थे, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस ही आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि ये इकोनॉमिक रूप से कैसे इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल रूप में कैसे क्या है, इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका एरिया सभी महासागरों में सबसे ज्यादा कहाँ पे है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात किया जाए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे पैसिफिक ओशन में, और तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन में। यानी इसका क्रम भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक में, दूसरे नंबर पे पैसिफिक पे, और तीसरे पे कहाँ पाए जाते हैं, इंडियन ओशन में। एक बात और आपको यहाँ पर याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं, अगर कोई महाद्वीप है, ठीक है, मान लीजिए ये बना दिया हमने साउथ अमेरिका, ठीक है, क्या बना दिया, साउथ अमेरिका। आपको पता है कि साउथ अमेरिका के जो वेस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर एक पर्वत है एंडीज, क्या है, एंडीज पर्वत है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि अगर किसी भी कॉन्टिनेंट के अगर जो मार्जिन साइड पे पर्वत पाए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो काफी क्या होता है, नैरो होता है। क्या होता है, नैरो होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पैसिफिक ओशन आपका सबसे बड़ा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ ज्यादा नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, जो है बलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन पाए जाते हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में बात करेंगे तो रॉकीज पाया जाता है, साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत पाया जाता है। उसी प्रकार से एशिया के एरिया में भी पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के जब वेस्ट साइड में जाते हैं तो वहां पर भी एक क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होते हैं, महाद्वीपों के किनारे वाले भाग होते हैं, ठीक है, जिनका स्लोप 1 से 3 डिग्री होता है, गहराई 200 मीटर होती है। तो जब किनारों की साइड पे जब पर्वत पाए जाएंगे तो इनका फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए वहां जहां पर पर्वत पाए जाएंगे वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट क्या होंगे, काफी संकरे होंगे। ये बात आपको क्या करनी है, याद, ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपने ये जाना कि कितने परसेंट एरिया पे है, इसकी कंडीशन क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ आपने ये जाना कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, किस महासागर में। अब आइए देखते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय जो मग्न ढाल होता है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद पाया जाता है। ठीक है, इसका जो ढाल होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ढाल 3 से 5 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ये आपका महाद्वीप है, तो ये अगर ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्योंकि इसका ढाल कितना होना चाहिए, 3 से 5 डिग्री होना चाहिए। और इसकी औसत गहराई कितनी होती है, 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। किसी किसी किताबों में 200 मीटर से 3000 मीटर तक भी दिया गया है, लेकिन इसको आप फॉलो कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से लिया गया डाटा है कि जो इसकी गहराई होती है 200 मीटर से लगभग 3600 मीटर तक होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है,
शेल्फ है तो यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसकी गहराई कितनी होगी, 200 से 3600 मीटर तक होगी। टोटल एरिया जो इसका सरफेस एरिया है ओशन में वो कितना है, 8.5%, यानी टोटल अगर 100 मान लिया जाए बॉटम रिलीफ को, तो 100 में से जो 8.5% एरिया कवर करता है वो कौन कवर करता है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप कवर करता है। आपको किस ओशन में कितना पाया जाता है ये भी याद रखना है, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कौन पाया जाता है ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये 8.5% पाया जाता है किसके, टोटल एरिया के, यानी सरफेस एरिया का 8.5% पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल स्लोप कहाँ है, वो है आपके अटलांटिक ओशन में, उसके बाद पैसिफिक ओशन में, और उसके बाद हिंद या इंडियन ओशन में। यानी पहले आपका अटलांटिक, उसके बाद पैसिफिक, तीसरा है आपका हिंद या इंडियन ओशन में ये क्या हो पाया जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, सबमरीन कैनियन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सबमरीन कैनियन, यानी अंतः सागरीय कैनियन इस पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अंतः सागरीय कैनियन बोलिए या बोलिए अंतः सागरीय कंदरा। ठीक है, ये अंतः सागरीय कंदरा पाई जाती हैं। अंतः सागरीय कंदराएं क्या होती हैं, एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसका ढाल ज्यादा होता है। ठीक है, इसका ढाल ज्यादा होता है, तो इसी पे क्या पाई जाती है, अंतः सागरीय कंदराएं पाई जाती हैं, जो कि क्या होती है, एक लंबी संकरी क्या होती हैं, घाटियां होती हैं। क्या होती हैं, लंबी संकरी क्या होती हैं, घाटियां होती हैं। और इसका ढाल अधिक होने के कारण ये भी आपको याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है इस पे किसी भी प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि इसका ढाल ज्यादा होता है। जो भी डिपोजिशन यहाँ होता है वो सीधे कहाँ चला जाता है, समुद्र के गहरे भागों में। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है कि जो ये सबमरीन कैनियन है, अंतः सागरीय कंदराएं हैं या अंतः सागरीय कैनियन हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक लंबी संकरी क्या होती हैं, घाटियां होती हैं। क्या होती हैं, घाटियां होती हैं। अब ये जो अंतः सागरीय कंदराएं होती हैं, इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, इस पे इसको लेकर काफी क्या है, विवाद है विद्वानों में। ठीक है, कोई विद्वान कुछ बोलता है और कोई विद्वान कुछ बोलता है। इसी में कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका नाम था डेली, रिटर और डेविस। ठीक है, इन तीनों विद्वानों ने मिलकर अपनी एक जो है सही थ्योरी बनाई और बताया कि जो अंतः सागरीय कंदराएं होती हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो उन्होंने थ्योरी दिया था उसका नाम है टर्बिडिटी करंट थ्योरी, में बोलते हैं पंख तरंग सिद्धांत। क्या होता है, पंख तरंग सिद्धांत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये यूजीसी में लगभग 50 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार, 50 बार पूछा जा चुका है कि आपका जो है टर्बिडिटी करंट जो थ्योरी थी, पंख तरंग सिद्धांत है, वो किसने दिया था। तो इसमें तीन विद्वान को नाम याद रखना है आपको, डेली, रिटर, डेविस। डेली, रिटर और डेविस ये कहते हैं कि जब क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो जो महासागरीय जल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या करता है, मूव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई हवा चल रही है, ठीक है, हवा चलने के कारण क्या होगा कि सारा जल कहाँ इकट्ठा हो गया, ये जो आपका महाद्वीप है इसके तट पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, तट पर इकट्ठा होने पर ये क्या करती हैं, जब जो भी जो तरंग बनती है, महासागरीय तरंगे बनती हैं, वो तटीय भाग को क्या करती हैं, इरोड करती हैं। क्या करती हैं, इरोड करती हैं। ठीक है, इरोड करती हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पंख। क्या बोलते हैं, पंख। तो जब ये इरोड कर ये तरंगे जब यहाँ पर क्या होगा, जल ज्यादा हो जाएगा तो पुनः ये क्या होंगी, अपने स्थान पे वापस आएंगी। अब आपको पता है कि यहाँ का ढाल क्या होता है, लगभग 3 से 5 डिग्री होता है। जब ढाल ज्यादा होता है तो जिस ज्यादा ढाल से अगर कोई भी जो वाटर फ्लो करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसके साथ ही मिला होता है पंख, तो यही पंख ये क्या करता है, जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसको क्या करने लगता है, इरोड करने लगता है। और इरोड करते करते एक संकरा लंबा क्या निर्माण कर देता है, वैली का निर्माण कर देता है, घाटी का निर्माण कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, सबमरीन कैनियन। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि सबमरीन कैनियन का फॉर्मेशन कैसे होता है। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका सबमरीन कैनियन है, ठीक है, उसको सिद्धांत किसने दिया और ये कहां पर बनते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है आपका कॉन्टिनेंटल राइज। क्या है आपका कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। ठीक है,
तो आइए देखते हैं कि महाद्वीपीय उभार क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या आपने देखा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आपने देखा कॉन्टिनेंटल स्लोप, और जो तीसरा आपका था वो क्या था, कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, अभी आपने देखा कि जो आपका कॉन्टिनेंट था, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप था, यानी कॉन्टिनेंटल जो स्लोप था, इसी पे आपने क्या देखा था, इसी पे आपने देखा था अंतः सागरीय कंदराय, सबमरीन कैनियन। और सबमरीन कैनियन क्या होता है, एक संकरा लंबा क्या होती है, घाटी होती है। ठीक है, क्या होती है, घाटी होती है। तो जो ये घाटी होती है आपकी, ये घाटी में क्या होता है, लगातार क्या होने लगता है, डिपोजिशन होते रहता है। ठीक है, डिपोजिशन होते होते क्या बन जाता है, पहले एक निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सागरीय पंख। क्या बनता है, सागरीय पंख। ठीक है, सागरीय पंख का निर्माण होता है, और जब कई सागरीय पंख आपस में मिल जाते हैं, यानी एक सागरीय पंख बना, 2 बना, 10 बना, 20 बना, जब कई सारे सागरीय पंख यानी मिल जाते हैं आपस में, तो वहां का भाग ऐसे ऊपर उठ जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज, महासागरीय उभार। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यानी ये कहाँ बनती है, ये उसी अंतःसागरीय कंदरा के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर इनका ऑर्डर देखा जाएगा तो इनका ऑर्डर कब आता है, तीसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि पहले पे आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरे पे आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और तीसरे पे क्या आता है, कॉन्टिनेंटल राइज। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल राइज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, उसके बाद इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, उसके बाद पैसिफिक ओशन में ये पाए जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए हम अगला देखते हैं अपना डीप सी प्लेन। क्या देखते हैं, डीप सी प्लेन, यानी गहरे महासागरीय मैदान। हम लोग जैसे कॉन्टिनेंट पे देखते हैं, बहुत बड़े पार्क देखते हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान देखते हैं, फ्लैट मैदान देखते हैं, जैसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए, इससे भी बड़े बड़े मैदान हमारे महासागरों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, हमारे महासागरों में पाए जाते हैं। तो जो इनका जब ढाल होता है बहुत कम होगा, आपको पता, मैदान का ढाल होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये क्या होते हैं, एकदम से फ्लैट होते हैं। तो यहाँ जो डीप जो महासागर है, वहां पर भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। इनका जो स्लोप होता है काफी क्या होता है, माइल्ड होता है, और टोटल ओशन के बेसिन एरिया के लगभग 75% भाग पर क्या पाए जाते हैं, महासागरीय मैदान। यानी अगर जो टोटल आप देख रहे हैं कि जो आपका ये रिलीफ है, तो रिलीफ फीचर में सबसे ज्यादा यानी एरिया पे क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा एरिया पे आपका डीप सी प्लेन पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, डीप सी प्लेन पाया जाता है। ठीक है, इनकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है, 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक क्या हो सकती है, इनकी गहराई हो सकती है, किसकी, महासागरीय मैदान की। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसका एरिया याद रखना है कि सबसे अधिक एरिया कहाँ पर पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। दूसरा एरिया कहाँ है, इंडियन ओशन, और तीसरा क्या है आपका, अटलांटिक ओशन। यानी सबसे ज्यादा जो कॉन्टिनेंटल प्रशांत महासागर में, दूसरा सर्वाधिक एरिया कहाँ है आपका, इंडियन ओशन में, और तीसरा कहाँ है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि डीप सी प्लेन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं और क्या होते हैं। आपने देखा कि जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर क्या है, डीप सी प्लेन ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ अटलांटिक ओशन में डीप सी प्लेन कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जहां पर जो है कटक ज्यादा यानी रिज ज्यादा पाए जाएंगे, वहां पर क्या होगा कि डीप सी प्लेन क्या होंगे, कम पाए जाएंगे, और जहां पर कटक ज्यादा कम होगा वहां पर क्या पाए जाएंगे, ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं ट्रेंच। क्या देखते हैं, ट्रेंच की क्या होते हैं। तो ट्रेंच क्या होते हैं, ट्रेंच महासागरों के सबसे क्या होते हैं, गहरे भाग होते हैं। ट्रेंच क्या होते हैं, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जिनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिनका फॉर्मेशन प्लेटों के दूर जाने से या एक प्लेटों के क्या होने से, पास आने से। ठीक है, जैसे जब कोई दो प्लेट, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, यानी ये प्लेट इधर मूव कर रही है, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो यहाँ पर कटक बनता है। कटक बनने के साथ साथ कई जगह पर क्या बनता है, आपका ट्रेंच बनता है। लेकिन जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे ट्रेंच बनेगा, उसकी गहराई बहुत ही कम होती है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक आपकी ओशियनिक प्लेट है और दूसरा क्या है, आपकी महाद्वीपीय प्लेट है।
तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये क्या करती हैं, अभिसरण कर रही है। जब अभिसरण करेंगी तो जो आपकी भारी प्लेट होगी वो क्या होगी, कंडक्ट सबडक्ट हो जाएगी और यहाँ पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। तो जो कन्वर्जेंट यानी अपसारी प्लेट किनारों के सहारे ट्रेंच बनते हैं उनकी गहराई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इतने क्या थे आपके, इतने फीचर्स थे। हमने किसको किसको देखा, हमने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देखा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप देखा, राइज देखा। ठीक है, एक शायद छूट रहा है, रिज, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक इसमें एक जो है आपका कॉन्टिनेंटल राइज के साथ साथ एक कॉन्टिनेंटल रिज भी होता है, महाद्वीपीय कटक भी होता है। ठीक है, महासागरीय कटक भी होते हैं। इसको हम जब जो है अलग अलग ओशन के जो है बॉटम रिलीफ की बात करेंगे तो वहां पर इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि कटक क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से इन सारे कन्फिगरेशन को। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला पोर्शन है ये महाद्वीप का सबसे किनारे वाला भाग है, इसका स्लोप भी कम है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये वाला वो पोर्शन है वो आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, क्योंकि यहाँ का ढाल क्या है, शेल्फ से ज्यादा है। ठीक है, शेल्फ से क्या है, ज्यादा है। और ये जो वाला जो पोर्शन है आपका महासागरीय इंटर का सबसे गहरा भाग होता है। ये जो फ्लैट पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये महासागरीय मैदान है। और जो ये आपको गर्तनुमी संरचना दिख रही है ये क्या है, ट्रेंच है। क्या है, ट्रेंच है। साथ ही साथ जो आपके महासागरीय मैदान होते हैं इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ गोयार्ड इसको कहते हैं और कुछ को सी माउंट कहते हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं कि जब यहाँ से जो आपका महासागरीय मैदान में कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो भी राख धूल जमा होता है उससे गुंबदनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि ये जो आपका है यानी ऊपरी भाग है इसके ऊपर नहीं दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है, तो उसको हम दीप बोलेंगे। तो जो पोर्शन नीचे रहता है और उसका आकार कुछ इस आकार का होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सी माउंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सी माउंट का ऊपर का एरिया होता है तरंगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इरोड कर दिया जाता है, तो इनका सरफेस कुछ इस तरीके का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका गोयार्ड। गोयार्ड क्या होता है, समतल पहाड़ी होती है। और जो आपका सी माउंट होता है ये क्या होता है, कुछ नुकीला वाला भाग भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि महासागरों का जो है नितलीय उच्चावच कैसे होता है। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।